हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज गौरव, यू आर वाचिंग टैटोस्फेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पियर्सिंग मिथ्स को लेके। जब पियर्सिंग का बात आता है तो इंडिया में उसको लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारे मिथ्स हैं। तो उसी को आज बस्ट करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब पियर्सिंग की बात आती है तो सबसे पहले जो मन में क्वेश्चन आता है गन पियर्सिंग। अभी तक भी इंडिया में बहुत सारे लोगों का मानना है कि पियर्सिंग शुड ऑलवेज बी डन बाय गन, या फिर पियर्सिंग गन से ही होती है। लेट मी टेल यू, गन पियर्सिंग इज नॉट सेफ। गन पियर्सिंग सबसे पहले तो कोई भी ज्वेलर है वो करेंगे। ज्वेलर इज सपोज टू सेल ज्वेलरी, ही इज नॉट सपोज टू डू पियर्सिंग। अगर वो पियर्सिंग कर भी रहे हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। गन पियर्सिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहता है कि कोई भी आदमी अगर गन पियर्सिंग से आपको पियर्स कर रहा है तो वो एक ही गन यूज करता है सब लोगों को पियर्स करने में, जिसकी वजह से क्रॉस कंटैमिनेशन का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 100 लोगों को पियर्स किया, उसमें से अगर एक भी कस्टमर कोई ऐसा हुआ जिसको कोई भी ब्लड बॉर्न डिजीज है, तो वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा, वो कंटैमिनेट होता जाएगा। सो गन पियर्सिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप लोगों ने जिन्होंने भी कभी गन से पियर्स नहीं कराया है, यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। गन पियर्सिंग इज नॉट रिकमेंडेड। दूसरा, जब आप गन पियर्सिंग कराते हैं उसमें सीधा ज्वेलरी को लोड किया जाता है और वो शूट किया जाता है, जो कि आपका स्किन को बहुत ज़्यादा रप्चर करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है आपका स्किन को और टिश्यूज को। अगला क्वेश्चन होता है कि क्या पियर्सिंग्स पेनफुल होती हैं? ऑब्वियसली आप अगर पियर्सिंग कराने जाएंगे तो वो पेनफुल रहेगी, बट वो इतना ज़्यादा कुछ भी पेनफुल नहीं होता है कि आप उसे ना करा सकें। पियर्सिंग्स आर पेनफुल बट इट्स बेरेबल। आप इजीली करा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द नहीं होता है। हाँ, अलग अलग पियर्सिंग का अलग अलग पेन लेवल होता है। अगर मैं सबसे कम पेन वाला पियर्सिंग बोलूँ तो वो ईयर लोब्स होते हैं। इनमें इतना कम पेन होता है कि ऑलमोस्ट आपको पता ही नहीं चलता है। फिर अगर हाई पियर्सिंग्स वाला थोड़ा मैं बोलूँ तो नोज पियर्सिंग आर लिटिल हायर, बट वो भी कोई ऐसा पेन नहीं होता है कि आप ना करा पाएँ। ईजिली आप कोई भी पियर्सिंग करा सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है आपको पियर्स, तो वो उसको नॉलेज होगा, वो ज़रूर आपको एक अच्छे से पियर्स करेगा विद लीस्ट पेन। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर गन पियर्सिंग नहीं कर रहे हैं तो पियर्सिंग कैसे होना चाहिए, किस चीज से पियर्स करना चाहिए? वेल, आंसर फॉर दैट इज पियर्सिंग के लिए प्रॉपर पियर्सिंग नीडल्स आता है। एनी पियर्सिंग शुड ऑलवेज बी डन यूजिंग पियर्सिंग नीडल्स। वो नीडल्स स्पेशली डिजाइंड है आपका स्किन को पियर्स करने के लिए विदाउट एनी डैमेज टू स्किन और टिश्यू। आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उन्हें बताता हूँ कि नीडल से पियर्स होना चाहिए तो बहुत से लोग जानते ही नहीं कि नीडल से भी पियर्सिंग होता है। पियर्सिंग शुड ऑलवेज बी डन यूजिंग पियर्सिंग नीडल। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि वो यूज एंड थ्रो होती है और सील पैक्ड आती है। सो इन एवरी पियर्सिंग यू आर श्योर दैट यू आर यूजिंग अ स्टेरलाइज्ड नीडल विच इज न्यू, विच इज सील पैक, और उसमें क्रॉस कंटैमिनेशन का या इन्फेक्टेड होने का किसी भी ब्लड बॉर्न डिजीज से चांसेस ना के बराबर रहता है। वेल, बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं कि पियर्सिंग आप कर रहे हो, इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा? लेट मी टेल यू, इन्फेक्शन बिल्कुल चांस है, हो सकता है। अगर जो आपका पियर्सर है उसने हाइजीन का टेकन केयर ठीक से नहीं किया है, या फिर पियर्सर ने हाइजीन का टेकन केयर किया है, ही हैज डन अमेजिंग पियर्सिंग, वेरी हाइजीनिक, उसने पियर्सिंग बिल्कुल ठीक से किया है, बट उसके बाद आपने आफ्टर केयर अगर ठीक से फॉलो नहीं किया। एनी पियर्सिंग इज नथिंग लेस देन अ वुंड। उसको केयर चाहिए होता है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आप उसका केयर ठीक से नहीं करेंगे, हाइजीनिक नहीं रखेंगे उसको, तो डेफिनेटली वो इन्फेक्ट हो सकता है। आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है किसी भी पियर्सिंग के लिए। बहुत सारे कस्टमर्स मुझे आज भी मिलते हैं जो सरप्राइज हो जाते हैं जब मैं उनको बोलता हूँ इसका केयर करना है। देयर लाइक, क्या इसका केयर भी करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। आपका पियर्सिंग, जैसे मैंने लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताया, इज नथिंग लेस देन अ वुंड।
आपको इसका केयर प्रॉपरली करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि हीलिंग में कितना टाइम लगता है। अलग अलग पियर्सिंग्स अलग अलग हीलिंग टाइम लेती हैं। लाइक द फास्टेस्ट इफ आई से आर ईयरलोब्स आपका बहुत जल्दी हील होते हैं। इसमें कंप्लीटली हील होने में आई वुड से अबाउट 1 मंथ लगता है, और नोज पियर्सिंग्स को पूरी तरह हील होने में करीब 2 से 2.5 महीना लग जाता है। और ओरल पियर्सिंग्स अगर बोले तो ओरल पियर्सिंग्स भी 1 महीने में अच्छा हील कर जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। कस्टमर्स जब पियर्सिंग्स के लिए आते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं पेन को लेके। इस क्वेश्चन का मैं सबसे पहला सीधा आंसर तो यही होगा कि इतना ज़्यादा पेन होता ही नहीं है कि उसको नंब करना पड़े। और अगर नंबिंग की बात आती भी है तो नंबिंग सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको नंब नहीं कर सकता हूँ। ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया आते हैं नंबिंग के लिए, आप वो जितना मर्जी लगा लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है। सो नंबिंग, sorry, I cannot do it or anybody else, it is not recommended to numb it. बहुत से कस्टमर्स पूछते हैं कि न्यू पियर्सिंग के लिए रिकमेंडेड ज्वेलरी कौन सा है या फिर रिकमेंडेड मेटल कौन सा है। सी गोल्ड इज गुड, सिल्वर इज गुड, बट व्हाट आई प्रेफर इज सर्जिकल स्टील। आप में से जो लोग सर्जिकल स्टील नहीं जानते हैं, ये सर्जिकल स्टील वही मेटल होता है जो डॉक्टर लोग हाथ पैरों में रॉड डालते हैं, ये वही मेटल होता है। सो दिस इज सर्जिकल ग्रेड, इम्प्लांट ग्रेड भी बोलते हैं इसे। किसी भी न्यू पियर्सिंग के लिए सबसे सेफ मेटल होता है। एक बार आपका पियर्सिंग हील हो जाए उसके बाद आप अपनी चॉइस का ज्वेलरी बदल सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो डे 1 से फैशन फ्लॉन्ट करना चाहते हैं अपना पियर्सिंग को, और डेफिनेटली कोई भी होगा वो ज़रूर अपना पियर्सिंग को फ्लॉन्ट करना चाहेगा, और वो चाहते हैं कि डे 1 से फ्रेश पियर्सिंग में ही उनको एक फैंसी ज्वेलरी मिल जाए। आई डोंट रिकमेंड फैशन फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको शुरू में बिल्कुल बेसिक ज्वेलरी डालना चाहिए ताकि आप उसको क्लीन कर सको, आप उसका आफ्टर केयर ठीक से कर सको। एक बार आपका पियर्सिंग हील हो जाए उसके बाद आप जैसी चाहें जो चाहें ज्वेलरी फैंसी डाल सकते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर फैशन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द पियर्सिंग, नॉट रिकमेंडेड। विल माई पियर्सिंग लीव अ स्कार? यस, इट माइट लीव अ स्कार। कोई भी पियर्सिंग जब आप क्लोज करते हैं, आपका ज्वेलरी हटाते हैं वहाँ से, जब आपका पियर्सिंग बंद हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक छोटा सा स्कार ज़रूर रहता है। वो स्कार कितने दिन में जाएगा, कब जाएगा, कितना बड़ा स्कार बनेगा, किस तरह का बनेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपका बॉडी पे। अगर आपका बॉडी सेंसिटिव है स्कारिंग के लिए तो डेफिनेटली वहाँ पे स्कार रहेगा, और अगर आपका बॉडी सेंसिटिव नहीं है स्कारिंग के लिए तो आपका स्कार छोटा रहेगा, काफ़ी छोटा रहेगा, और वो जाएगा भी बहुत जल्दी। वेल, व्हाट इज पियर्सिंग रिजेक्शन? अभी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते भी नहीं हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो, अब मैं बोल रहा हूँ तो शायद पहली बार सुना होगा कि पियर्सिंग रिजेक्शन क्या होता है। इसका एक बहुत सिंपल सा मैं फंडा आपको बताता हूँ। आप कोई भी पियर्सिंग कराते हैं, उसमें जो भी ज्वेलरी आप डाल रहे हैं, दैट ज्वेलरी इज़ ए फॉरेन ऑब्जेक्ट, वो एक आपका बॉडी का पार्ट नहीं है। सो आपका बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस ज्वेलरी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब अगेन ये आपका बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है पियर्सिंग के लिए तो आपका बॉडी उस ज्वेलरी को बाहर पुश कर देगा। ऐसा बहुत कम होता है, इफ आई वुड से 100 में से सिर्फ 3 या 4 लोगों को होता है। सो यस, पियर्सिंग रिजेक्शन हैपन्स एंड इट कैन हैपन एट एनी टाइम। आपने आज पियर्सिंग कराया, हो सकता है 10 दिन बाद आपको पियर्सिंग रिजेक्शन शुरू हो सकता है 10 साल बाद हो, और ये किसी भी पियर्सिंग में हो सकता है। अगर आपके पास 10 पियर्सिंग्स हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 की 10 में होगा, उन 10 में से किसी भी एक पियर्सिंग को या किसी भी और दूसरी तीसरी पियर्सिंग्स में ये कभी भी शुरू हो सकता है। Alright, that's it in this video. Thanks for watching. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Please like my video, share my video, subscribe my channel. I'll see you next time. Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।